आप जानते हैं बिहार में तारीखें पास आ रही है। तमाम स्टार प्रचारक जनता के बीच जाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं, भीड़ भी पहुंच रही है सभाओं में, चाहे एनडीए ब्लॉक के नेता हो चाहे इंडिया ब्लॉक के नेता हो। बड़ी बात यह है कि इस भीड़ को वोट में कैसे तब्दील किया जाएगा, रिजल्ट आएगा 14 तारीख को। लेकिन आज एक के बाद एक एनडीए के स्टार प्रचारक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ब्रांड मोदी ने एक के बाद एक कई चुनावी रैलीज को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में चुनाव का शंखनाद कर बिहार की सियासत का टेम्परेचर हाई कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी समस्तीपुर पहुंचे, बेगूसराय पहुंचे, वहां पर लोगों को एड्रेस किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साधने का बड़ा प्रयास किया, तो वहीं महागठबंधन के अरमानों पर भी पानी फेरने का काम किया। पीएम मोदी ने जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन किया, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पर भी चुन चुनकर हमला बोला। मोदी ने कहा, एनडीए बिहार को जंगल राज से सुशासन की राह पर लाया है, बड़ी मेहनत हमने की है और अब आप इस ट्रेन को डीरेल मत कीजिएगा। बिहार की जनता स्मार्ट है, वो ऐसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री बेगूसराय पहुंचे, चुनावी सभा को एड्रेस किया, बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और गठबंधन के बीच मुकाबला है और उसमें एनडीए रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करेगा। मोदी की ये रैली बिहार चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, ऐसा एनडीए के तमाम चेहरे कह रहे हैं, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिलाने से लेकर कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने के मौके पर एनडीए फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक भी चुप नहीं है। इंडिया ब्लॉक भी लगातार एनडीए पर, जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रही है। बड़ी बात यही है, जनता किन दावों को, किन वादों को अपने मन में बिठाएगी, दिल में बिठाएगी और वोट करेगी। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बीजेपी के स्टार प्रचारक और एनडीए के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक को नमन किया और कहा कि उन्हीं का आशीर्वाद है कि मेरे जैसे और नीतीश जी जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। समस्तीपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुनकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग हर हाल में जंगल राज वालों को दूर रखने का काम करेंगे। जब हर हाथ में लाइट है तो लालटेन की क्या जरूरत है। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं, लेकिन उनके पास राज्य के लिए कोई विजन नहीं है। किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री सरकारी पैसे से कितनी सभाएं इन्होंने चुनाव पूर्व की है, क्या एक बार भी उनको बिहार के बारे में बोलते सुना है कि हम बिहार को बनाने में हमारा क्या योगदान होगा? कोई विजन नहीं है इनके पास। समस्तीपुर और बेगूसराय से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर जहां बिहार की सियासत में तपिश ला दी है, वहीं विपक्ष के अति पिछड़े वर्ग को साधने के दांव पर भी पानी फेर दिया है। क्योंकि बिहार में अति पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 36% है, जिसमें करीब 114 जातियां शामिल हैं। आबादी के लिहाज से ये माना जा रहा है कि सत्ता की चाबी अब अति पिछड़ी जाति के हाथों में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब तो ज्यादातर चीजें साफ हो गई हैं। इंडिया ब्लॉक भी बता चुका है कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। इन चीजों पर पढ़ना ही नहीं है। अब शुरू हो गया यहां से स्टार प्रचारकों के दौरों का सिलसिला, लोगों को एड्रेस करने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपे जरूर बढ़ा दी है, लेकिन आप देखेंगे तेजस्वी यादव भी लगातार घूम रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे घूम रहे हैं, मुकेश सहनी साहब लगातार घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार जो मैंने प्रण लिया है
कि एनडीए सरकार बिहार से बाहर, मोदी जी का जादू नहीं चलेगा, मोदी मैजिक नहीं रहेगा। इन तमाम चीजों के बीच जनता के बीच में कौन सी चीज जा रही है, जनता की नब्ज कौन पकड़ रहा है, इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर जी मेरे साथ है। रत्नाकर सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत आपका। विशाल लोधी राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के, विशाल भाई नमस्ते कर रहा हूं, स्वागत इस्तकबाल आपका मेरे शो में। मेरे साथ जयंत जिज्ञासु साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के, इससे पहले भी जुड़े थे, वाकई जिज्ञासु हैं, हर एक सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं, जवाब भी उसी तरीके से देते हैं। जयंत भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको। और मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट अभिरंजन कुमार जी जुड़ रहे हैं। अभिरंजन सर नमस्ते, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। मैं इस डिबेट की ओपनिंग रत्नाकर भाई आपके साथ ही कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी आज पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी ने वापस बहुत सारी बातें की, कर्पूरी ठाकुर जी के मान सम्मान से लेकर उनकी विरासत को किस तरीके से एनडीए, जेडीयू, बीजेपी आगे बढ़ाएगी, सारी बातें की। लेकिन उन्होंने जंगल राज जंगल राज जंगल राज इस पर बहुत फोकस कर दिया। आपको लगता है कि लोगों के मन में अभी भी जंगल राज वाली चीजें हैं? और अगर हैं तो ये बात तो आपने 2020 में भी कही थी, तब भी आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। रोहित जी देखिए, अगर बात किया जाए रावण के अत्याचार की जी, तो आज भी ये 5000 वर्ष पहले ये हुआ था, किस तरह से वो अत्याचार किया था जी, और माता सीता का अपहरण किया था और किस तरह से युद्ध हुआ था। रामायण जो है पूरी ग्रंथ लिखी गई है उसके ऊपर। तो अगर 5000 वर्ष के बाद भी लोग आज उसके अत्याचार को याद रखते हैं, हाँ, तो ये तो 2005 के पहले की घटना है ना, जंगल राज जी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वक्त के भुक्तभोगी लोग हैं, हाँ, और वह स्वयं आकर के बताते थे कि किस तरह से जंगल राज पूरा कायम था, ठीक है, किस तरह से अपहरण उद्योग वहां पे फलते फूलते थे, किस तरह से हर विभाग में एक हफ्ता वसूली का रेट फिक्स था और वह रेट जो है लिया जाता था। ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से नई जनरेशन जो है वह इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि पिछले 20 साल से जो है वो हमारी सरकार है। तो नई जनरेशन को भी इस तरह के चीजों को बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग वही हैं, आरजेडी के लोग वही हैं, पिता और पुत्र वही हैं। जो कभी शहाबुद्दीन को टिकट दिया करते थे, वो आज उनके पुत्र ओसामा को टिकट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को इसमें लाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं। मैथिली ठाकुर को हमने लाया, वहीं पे आरजेडी का देखिए महागठबंधन जो है वह ओसामा जैसे लोगों को आनंद जी को भी टिकट दिया है, जंगल राज करना चाहते हैं। जी तो है ही है, अच्छे लोग हैं, शहाबुद्दीन है, आनंद जी को भी है कि नहीं रत्नाकर जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप राजनीति में हैं और आप अगर जनता को सेवा भाव से आपने जनता का सेवा किया है, तो निश्चित रूप से जनता आपको चुनेगी। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन की तुलना दूसरे से करना, जहां पे आप अगर जानते होंगे तो उसके पूरा इतिहास पढ़ लीजिए उनके बारे में। हाँ। किस तरह से वो मैं आज ही सुबह की घटना है, मैं आज बिहार के एक व्यक्ति से जिक्र कर रहा था, वो पूरे अपने क्षेत्र में एक भी झंडा लगाने नहीं दे रहे थे। शहाबुद्दीन जी जब भी थे तभी, अच्छा, एक भी झंडा दूसरी पार्टी का नहीं लगाने दे रहे थे। वो व्यक्ति वो गवाह था। हाँ। वो बोला कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। और मैं बता दूं रोहित जी, देखिए आज महागठबंधन के लोग आज ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। हाँ। जो स्वयं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो जमानत पे है, वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज वो लोग नौकरी देने का आश्वासन दे रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि हम जब आएंगे आपको नौकरी देंगे। वो जो गरीबों से जमीन लेने का काम करते थे और नौकरी फिर देने का काम करते थे, वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देने का काम करेंगे। तो इस तरह की परिस्थिति अपने आप में बयान करती है कि अगर वो फिर से अगर आते हैं तो निश्चित रूप से। और यही प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा कि जंगल राज की वापसी बिहार ही नहीं करने वाला, बिहार नहीं करने वाला। मैं एक बार 2-2 मिनट सबको दे दूं, आपको मैंने 3 मिनट दिए रत्नाकर जी, एक बार ओपनिंग हो जाए फिर शो आपका ही है। अब मुझे मजबूरन जयंत जी आपके पास ही आना पड़ेगा। अब जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, उन्होंने शहाबुद्दीन का जिक्र किया, मैंने आनंद जी का नाम ले लिया, तो रत्नाकर भाई ने मुझे बोला कि देखिए दोनों का कंपैरिजन मत कीजिए रोहित भाई। लेकिन मैं देख रहा था उन्होंने शुरू की लालू राज की बात करते करते उन्होंने रावण राज तक की बात कर दी, वो सब ठीक है। लेकिन जिज्ञासु भाई प्लीज आप मुझे बताइए, जंगल राज, लैंड फॉर जॉब, भ्रष्टाचार, करप्शन, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस पूरे जो मामले थे वो दर्ज कर लिए है, धाराएं दर्ज कर ली। इसके बाद जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो लोगों में जिज्ञासा है कि नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? लेट्स बी क्लियर। बिहार के लोगों के मन में कोई संशय, कोई दुविधा, कोई विभ्रम नहीं है। वो किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में नहीं है।
हाँ। उनको मालूम है कि हमको एक ऐसी सरकार चुननी है जहां अफसरशाही उनके कपार पर चढ़ के लघुशंका नहीं करती हो। उनको एक ऐसी सरकार चुननी है जिसका लोकशाही में यकीन हो। और हम समझते हैं कि जो भी कमजोर लोग हैं वो लोकतंत्र का भी सम्मान करते हैं, लोकतंत्र के सभी स्तंभों का भी सम्मान करते हैं। ठीक। और जहां तक बेल और तमाम तरह के आपने मामले गिनाए हैं यहाँ पर, तो जमानत मिलना ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और अगर आप इसका मखौल उड़ाते हैं तो आपका जुडिशरी में कोई यकीन नहीं है। दूसरा, आय से अधिक संपत्ति के मामले चले लालू प्रसाद जी पर, लालू जी, राबड़ी जी, पूरा परिवार उसमें बाइज्जत बड़ी हुआ। और सीबीआई कोई भी साक्ष्य नहीं जुटा पाई और सीबीआई हार कर सर्वोच्च न्यायालय से बोलेंगे 32.5 सालों की सजा मिल चुकी है लालू प्रसाद यादव जी को। अब मैं आप दूसरी बात पर आ रहा हूँ। इन्होंने जो कहा, इस पर तो हमारा एक जनता का राज था जिसमें सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय खुले, सबसे ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, सबसे ज्यादा ब्लॉक बनाए, सबसे ज्यादा सब डिवीजन बनाए, सबसे ज्यादा 16 जिले बनाए लालू जी, राबड़ी जी ने, 7 विश्वविद्यालय दिए। यूपीए में भी जब हम आए तो 3 रेलवे के कारखाने दिए, सब हनन कर रहे हैं। अफ्रीकी मुल्कों में भेजा जाता है रेल इंजन को, जो मधेपुरा में बनता। एक सुई का कारखाना ये लोग नहीं लगा सके 17 साल के अपने शासनकाल में। हम कह रहे हैं कि ये तेजस्वी जी ही हैं जिनकी विश्वसनीयता पूरे देश में मैं तो मान रहा हूं इस बात को जयंत भाई। मैं कह रहा हूं तेजस्वी जी जहां जा रहे हैं भीड़ पहुंच रही है। तेजस्वी जी के साथ लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त माहौल बना है, ग्राउंड पर भी माहौल होगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अभी आपने कहा ना बाइज्जत भरी हुए लालू जी, मैं चाह रहा हूं इस पर ही बात कर लो आप। 1 मिनट में आपको और दे रहा हूं ताकि, क्योंकि बार बार बीजेपी क्या कह रही है, वो लालू जी का राज याद दिलाती है, वो तेजस्वी पर लगे हुए करप्शन, IRCTC होटल्स घोटाले को बार बार याद दिलाती है। वो कहते हैं कि लालू जी को 32.5 सालों की सजा तो हो ही चुकी है। इस पे क्लियर कर दो जनता को। बात है नहीं, ये दुनिया के जुरिस्प्रूडेंस में ऐसा नहीं होगा कि एक ही मामले में अलग अलग खंडित करके चलाया जाए। अगर किसी को हमने पटना में थप्पड़ मारा है तो उसकी अलग चलेगी, वह व्यक्ति जहानाबाद जाके अलग मुकदमा करेगा। वो और दुनिया में कभी भी मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से निकासी नहीं करता पैसे का। तो तमाम लोग बड़ी होते जाएंगे, लेकिन लालू जी उसमें, ये जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से चल रहा था जिसमें जांच के आदेश लालू प्रसाद जी ने दिए। अब दिक्कत क्या है कि लालू प्रसाद जी कोई अजय सिंह बिष्ट नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनने के साथ अपने ऊपर चल रहे तमाम मामले को वापस ले ले। तो हमने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी में भी यकीन है और लिहाजा जुडिशरी में भी यकीन है। मैं आपसे कह रहा था कि क्या डेमोक्रेसी माध्यम से दूसरी बार चुनकर आए हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चेहरे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के। पटना सुना जाए, पटना रोहित जी, पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज पर थी। जल जमाव था, कूड़ा करकट जमा था, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि तो जयंत भाई ये कह रहा हूं कि ये जो सारे नैरेटिव है ना बस्ट हो जाए मेरे इशू में। आपकी जनता आपको देख रही है, वो अगर बार बार जंगल राज लालू राज कह रहे हैं, और मैं आपसे अगर उस पर सवाल पूछ रहा हूं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं चाहता हूं ये बस्ट हो जाए, जनता के सामने क्लियर चीज आ जाए। इससे हमारे वोट में इजाफा, यही मैं कह रहा हूं, चीजें यहां से यही जाए। मैं चाह रहा हूं मैं भी ना पड़े। एक बार मैं ओपनिंग ले लूं जिज्ञासु भाई, एक बार ओपनिंग ले लूं 2 और गेस्ट है, उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। लोधी साहब मैं आपके पास आ गया। लोधी जी, विशाल लोधी राजपूत। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, मैं जानता हूं राहुल जी भी पहुंचे थे, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद से बीजेपी ज्यादा मिस कर रही है राहुल गांधी को। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अशोक गहलोत साहब थे, पवन खेड़ा साहब थे, तो उस मंच पे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी की तस्वीर क्या थी, रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वेयर इज राहुल गांधी, कहां है राहुल गांधी। वर्तमान में जो आज स्थिति है बिहार की जी, तो बिहार में आज एक सवाल विपक्ष भी इनसे कर रहा है कि कहां है नीतीश कुमार। ठीक है, वही नीतीश कुमार जो 2005 में जिनको बोला जाता था कि ये हमारे बड़े भाई हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज 2020 में जब एक बड़े चैनल पे अमित शाह जी से पूछा जाता है कि आपका गठबंधन दल का मुखिया कौन होगा, तो वो कहते हैं कि विधानसभा दल का विधानसभा दल का नेता चुना जाएगा। तो आज खुद देखिए कि जिस तरह वहां पे बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों में, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 फाड़ करने का काम किया हो, पंजाब में अकाली दल को खत्म करने का काम किया हो, तो उसी तरह बिहार भी उस लड़ी में सबसे सर्वश्रेष्ठ खड़ा है। और आने वाले समय में यदि आप देखिएगा नीतीश कुमार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने छोटा भाई ना बनाया और बिहार की राजनीति से उनका चेहरा ना गायब किया, तो आने वाला सवाल जो है वो नीतीश कुमार जी पर है। और जहां तक आज
जंगल राज की बात हो रही है। हाँ। तो जंगल राज की तो स्थापना नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल 2014 में ही पूरे देश में हो गई थी। आप खुद सोचिए 11 दिनों में तो ये 31 फेलियर हत्याएं किसका बिहार रहा? में हो लोधी भाई, जाती हैं। लोधी भाई 2014 के बाद 2019 आ गया, 2019 के बाद 2024 भी आ गया। ये मतलब विपक्ष का फेलियर तो रहा फिर ये, अगर आप कह रहे हैं कि 2014 से जंगल राज आ गया तो? नहीं, आप खुद देखिए ना कि आपराधिक घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। नहीं, मैं तो सब देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी तो देख रहा हूं हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ गई। मैं उसको कैसे इग्नोर कर दूं? हमारा इसरो कहां से कहां पहुंच गया, जिसमें कांग्रेस का, नेहरू जी का बड़ा योगदान रहा होगा, मैं कह रहा हूं, लेकिन इसरो कहां से कहां पहुंच गया, मैं ये भी तो देखूंगा। जनता शायद यही देख रही है, तभी तो उनको वोट दे रही है। आप कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। देखिए, आज मैं आपको साफ साफ बता दीजिए। वो मुद्दे जो जनता के आय से जुड़े हुए हैं, जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जनता की आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं, वो बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। हाँ। आज बिहार की स्थिति आप खुद देखिए, पूरे देश में जो टॉप 5 स्टेट है, हाँ। उनमें आप क्राइम का यदि रेशियो देखेंगे तो जो बीजेपी केंद्रीय शासित राज्य है, हाँ। वहीं पर भी आप भारतीय जनता पार्टी के जो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। हाँ। महिला उत्पीड़न 50% से ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। और आप खुद देखिए बिहार में अपराधी जो करण है वो 25% से ज्यादा बढ़ गया। तो आज आप चाहे पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर की हत्या का कांड देख लीजिए, चाहे बड़े उद्योगपति कारोबारी की हत्या का कांड देख लीजिए, आज बिहार जंगल राज से बिल्कुल ग्रसित है। हाँ। आज बिहार का आम आदमी टूटा हुआ है। हाँ। आज वो नहीं चाहता है कि बिहार का आदमी नरेंद्र मोदी या मैं ये कह रहा हूं लोधी भाई, 1990 उसके आसपास का वक्त याद दिलाती है बीजेपी। आप मुझे अभी याद दिला रहे हैं 2014 के बाद से जंगल राज, 2014 के बाद 19 भी आ गया, 24 भी आ गया, अब 25-26 आ गया, हम बढ़ ही रहे हैं, ये भी आ गया। तो जनता विश्वास किस पर कर रही है? अगला सवाल मेरा यही होगा। लेकिन अब मैं सीनियर जर्नलिस्ट के अभिरंजन सर आपके पास आ रहा हूं। एक बार ओपनिंग ले लूं लोधी भाई, आप सबका ओपनिंग आ गया, बस अभिरंजन सर रह गए हैं हमारे, उनसे मैं जल्दी से एक ओपनिंग ले लूं। सर प्लीज आप मुझे बताइए कि जननायक जननायक जननायक, एक तो हर चेहरे, हर पूरे, आप पटना अगर घूमे, आप बिहार घूमे, हर चेहरे के आगे, हर बड़े नेता के नाम के आगे, या छोटे छोटे भैया नेता के आगे भी जननायक, हृदय सम्राट, ये सब नाम लिखा है। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र किया। उन्होंने बताया हमारी पार्टी ने किस तरीके से उनको मान सम्मान दिलाने का काम किया। जब ये उनको भारत रत्न मिलने की बात हो रही थी, तब तेजस्वी जी भी आए थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा लंबा त्याग था, उसके बाद अब देखिए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, कर्पूरी ठाकुर को मान सम्मान देना पड़ा। अब ये जो जननायक कार्ड है, ये किस खाते में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? आपका एनालिसिस क्या बता रहा है? नहीं, जननायक तो देखिए कर्पूरी ठाकुर ही हैं जी। और ये बात जो है आज की बात नहीं है, ये बात तब से है जब से कर्पूरी ठाकुर राजनीति कर रहे थे जी। तब से उनको जननायक कहा जाता है और बिहार की राजनीति में जननायक के तौर पर उन्हीं की पहचान है। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपका इशारा के मेरे मित्रों का इशारा राहुल गांधी की तरफ है, हाँ। तो राहुल गांधी ने, मुझे ऐसा लगता है कि अनभिज्ञता में और अनजाने में जननायक की उपाधि लगा ली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अच्छा। जननायक की उपाधि कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल की तरफ से उनके फेसबुक और अलग अलग जो सोशल मीडिया हैंडल थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको दी जाने लगी। ठीक है। अब जब एक बार जननायक की उपाधि उनके आईटी सेल ने उनको दे दी, तो अब वो पीछे कैसे मुड़े? हाँ। अब बिहार का चुनाव है, बिहार में वो गए तो पता चला रहे जननायक तो हमसे पहले से कर्पूरी ठाकुर जी कहे जाते हैं। हाँ। तो राजनीति में देखिए ये उपाधियों का लालच होता है। हाँ। मान सम्मान का लालच होता है। हर नेता किसी न किसी एक विशेष उपाधि से जाना चाहता है, एक्सक्लूसिव उपाधि से, जो मेरे नाम के साथ चस्पा हो जाए। तो राजनीति में ये एक नेताओं में इच्छा भी होती है, बीमारी भी होती है, जो भी कह लें। लेकिन बिहार की जनता में जहां तक मैं जानता हूं और तटस्थ होकर मैं कह रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर ही जननायक के तौर पर कहे जाते हैं, जैसे लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण ही कहे जाते हैं। हाँ। जैसे नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस ही कहे जाते हैं। सही बात है। भले मुलायम सिंह यादव को भी उत्तर प्रदेश में लोग नेताजी कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो सबसे बड़ा है, जो सबसे कद्दावर है, अभिरंजन जी आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी। अभिरंजन जी, अब इस सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। जैसे हमारे देश में हमने धार्मिक राजनीति तो देखी है ना, राम मेरे हैं, हनुमान मेरे हैं, राम जी इस जाति के, हनुमान जी उस जाति के। अब मेरा मॉडिफाइड सवाल आप सुनिए। मेरा मॉडिफाइड सवाल यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी किसके? उनके मान की, सम्मान की, विरासत को आगे बढ़ाने की, जो ये क्रेडिट भी तो चल ही रहा है ना। एनडीए कह रहा है कि देखिए हमने मान सम्मान दिया, तेजस्वी जी कह रहे हैं देखिए हमने मान सम्मान दिया, हमने इतना प्रेशर बनाया। तो ये मैं इस वाले फैक्टर पर भी आपका टेक जानना चाहूंगा प्लीज।
देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे बिहार के, सबके, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ी लोकप्रियता भी पाई और सादगी से और ईमानदारी से उन्होंने काम किया, ये सभी लोग जानते हैं। अब उनकी विरासत पर किसका अधिकार होना चाहिए, अगर जाति या जातीय समूहों के लिहाज से हम देखें तो ठीक है कि वो ईबीसी क्लास से आते थे, अति पिछड़ा जो एक खास 36% वोट बैंक वाला समुदाय उससे आते थे। तो अब ये बात जरूर है कि लालू यादव ने 1990 के दशक से पिछड़ा और अति पिछड़ा दलितों की राजनीति करने का प्रयास अवश्य किया, लेकिन ये प्रयास करते हुए भी जो माई समीकरण तैयार हुआ, मुस्लिम और यादव का समीकरण, वो बड़ा डोमिनेंट हो गया, जिसके कारण आप इस बात को समझ लीजिए कि गैर यादव पिछड़ा और ओबीसी धीरे धीरे अब चला गया राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के सारे राजनीतिक पंडित कहते हैं। और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो उन्होंने अति पिछड़ों पर जो है ज्यादा जोर दिया। शायद राजनीतिक कारण भी इसके रहे होंगे, क्योंकि उनको समझ में आता था कि भाई पिछड़ों में यादव तो उनके साथ हैं, उनको हम चाहकर भी कुछ भी करके नहीं साध सकते। तो उन्होंने अति पिछड़ों का एक समूह बनाया और उस पर विशेष ध्यान दिया। और ये बात सच है कि 10 साल अभी बीच में मनमोहन जी की भी सरकार रही थी। अभिरंजन जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे दे दी। मुझे तो ये भी बताइएगा, मैं आपके पास आऊंगा कि ये दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नीतीश कुमार का ये एक्सपेरिमेंट, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा, जैसा आप भी कुछ ना कुछ उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मैं तो यही जानना चाहूंगा इसका प्रोसेशन क्या कुछ रहा, कितना बेहतर रहा। अब आप सबका ओपनिंग आ गया, अब मैं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खोलता हूं। रत्नाकर जी, अब आपसे मैं शुरू कर रहा हूं। रत्नाकर जी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और अभिरंजन सर ने भी मुझे बहुत अच्छी चीजें दे दी। ईबीसी, आपकी सरकार है 20 सालों से, कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत की आप लोग बात करते हैं, सीधा मुद्दों पर बात करते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना, मैंने जिज्ञासु भाई से बोला सीधी सीधी बात करते हैं, जनता आपको सुने। तो रत्नाकर भाई, ये मौका मैं आपको भी दे रहा हूं, सीधा जनता को बता दीजिए, ईबीसी के लिए एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी के पास ठोस एक्शन प्लान क्या? देखिए रोहित जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो है वो सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलने का काम करती है। ठीक है, वह सिर्फ जाति विशेष, धर्म विशेष लोगों के ऊपर ही फोकस नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हम जो है सभी जातियों को लेकर चलते हैं और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनको जो है सहभागिता राजनीति में हो या अन्य कार्य क्षेत्र में उनकी सहभागिता इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो अपने लेवल से ऊपर उठ करके एक मुख्य धारा में आए। ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, आरजेडी का मतलब जो है, हम लोग जहां तक कहते हैं कि आर मतलब रंगदारी, जे मतलब जंगल राज और डी मतलब दादागिरी। और आरजेडी पार्टी कितने लोगों को, 143 उम्मीदवारों को इन्होंने खड़ा किया है। अब 143 उम्मीदवारों में मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, जिसमें 53 यादव इनके उम्मीदवार हैं और 19 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। मतलब एमवाई फैक्टर इनके लिए आज भी आधे से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो एम और वाई हैं। आप ये दर्शाना चाहते हैं कि आप सिर्फ जाति विशेष और एक धर्म विशेष पार्टी बन के रह गई है। लेकिन बिहार की जनता ये देख रही है कि पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, सभी के लिए कौन सी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है और आगे काम करना चाहती है। और देखिए, झूठ तो ये इतना बोलते हैं आरजेडी के लोग, मैं क्या बोलूं अभी। इन्होंने तमाम योजनाएं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कही कि हम मां लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तमाम ये बातें कह रहे थे। देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है और उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते। बिहार की जनता जानती है कि ये सिर्फ वादे कर सकते हैं और वादों को पूरा करने की सामर्थ्यता इनके अंदर है नहीं। ठीक है, अब बताइए, 3 करोड़ 17 लाख का बजट है बिहार का, और उसमें आप वादा करते हैं कि हम हर परिवार से एक नौकरी देंगे। अब ये अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये कहीं पे पॉसिबल है क्या, फिजिबल है क्या? नहीं, लेकिन तेजस्वी जी तो छाती ठोक के बोल रहे हैं, ताल ठोक के बोल रहे हैं कि मैं अगर कोई दावे कर रहा हूं, मैं कोई वादे कर रहा हूं तो इसके पूछे तेजस्वी हवा में बात नहीं करता। वो कह तो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आपने, मेरी टीम है, काम कर रही है, ब्लूप्रिंट तैयार है, सरकार हमारी बनी रही है, सर्वे आ चुका है आरजेडी का अपना। रोहित भाई, मैं भी ये बोलना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव के अंदर प्रभाव जो है राहुल गांधी का आ गया है। राहुल गांधी भी इसी तरह से हर महीने खटाखट जो है 10,000 रुपए सबके अकाउंट में भेजने वाले थे न्याय योजना के तहत। तो उनकी न्याय योजना चूंकि
लोगों ने इनकार कर दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उसी तरह से तेजस्वी यादव जो भी वादा कर रहे हैं, उन वादों के ऊपर बिहार की जनता को विश्वास नहीं, यानी वादे फेक है, तेजस्वी यादव फेक है, ये कह रहे हैं आप? तेजस्वी यादव जो भी वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर खुदा न खास्ते सरकार में आते हैं तो, जबकि आने की संभावना नहीं है। ठीक है, और इस पर जिज्ञासु भाई आपको आना पड़ेगा। नहीं आना है तो ये चांद तारे तोड़कर वादा कर देंगे, हम लाके दे देंगे आपको, कौन विश्वास मानने वाला है? ठीक है, जिज्ञासु भाई प्लीज आइए। जयंत भाई, सब कुछ दे देंगे आपको, जयंत भाई, लेकिन होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा होमवर्क पूरा है ना। ये बीजेपी पूछ रही है, विश्वास नहीं हो रहा आपके वादों पर, हर घर में सरकारी नौकरी। वो कह रहे हैं कि जो आपने कार्यकाल में भी दिए, जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे तब साइन तो सीएम साहब के ही हुए होंगे ना, तो फिर कैसे मान ले आपकी बातों पर? जनता विश्वास कर रही है? जनता को सिर्फ तेजस्वी जी पर ही भरोसा है। अच्छा। क्योंकि तेजस्वी जी ने जो कुछ भी वायदा किया था उसको पूरा किया, और 10 लाख हम नौकरी देंगे इसका मखौल और मजाक यही लोग उड़ाते थे 2020 में। हाँ। तो हम 17 महीने में 5 लाख दिए, 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन कराया। और अभी जो हमारा हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का वायदा है जी, तो क्या ये हर परिवार में एक नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ। और अगर मिलनी चाहिए तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे हम करेंगे, वो हमारे पास है उसका रोड मैप। और वो हम आपको नकलची लोगों को अभी बता दें, लेकिन तो इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि बिहार में न तो पानी की कमी है, इतनी फर्टाइल लैंड है, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे। जहां मत्स्य पालन होता है पूरा गंगेटिक रीजन में, बागमती, सब जगह हम तेलंगाना से जो लाते हैं मछलियां, आंध्रा से, वो क्यों भाई हमारे यहाँ की मछलियों को बाजार मिल जाए। ये जो एपीएमसी खत्म किया है, बाजार समिति, हम उसको फिर से रिस्टोर करेंगे। और इस तरह से हम जरूर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। ये कोई राजनीति का काम नहीं है। राजनीति तो ये है कि हम समाजवादी राजनीति कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रहे हैं। ये सरकार का रूटीन काम है, वैकेंट पोस्ट को भरना और जहां जरूरी है नए पोस्ट क्रिएट करना। तो ये सब काम होगा। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम ये 10,000 का अभी तो दावे हैं ना, नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं हम तो करके दिखा रहे हैं। कर्ज नहीं, हम तो 1 करोड़ दे रहे हैं। जीविका दीदियों में भी जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, उनका जीवन भी गरिमा के साथ चले, इसलिए हम 30,000 रुपए की उनकी नौकरी भी सुनिश्चित करेंगे और सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जैसे हमने पहले दिया था 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को, और 2 वर्षों तक उनको जो हम ऋण देंगे वो ब्याज मुक्त होगा। अब तक जो कर्ज में डूबी हुई है उस कर्ज को हम माफ करेंगे। और हम उद्योग के लिए भी, हम उद्यमिता के लिए 5,000 करोड़ का कोष बनाएंगे। और 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में हम 50% आरक्षण लागू करेंगे। निजी स्कूलों में भी जो वंचित समूह के लोग, अभी कर्पूरी जी की बात हुई, आप जान रहे हैं 1978 में जो आरक्षण दिया 12 साल तक नहीं बढ़ाया लालू जी ने अति पिछड़ों का 12% से 14%, फिर राबड़ी जी ने 14% से 18%। हम सरकार में शामिल हुए हैं तब जाके ये सुना जाए, इसको कंप्लीट करने देंगे कि अति पिछड़ों का आरक्षण 18% से बढ़ा के 25% किया, 12 से बढ़ाकर 18% हमने पिछड़ों का किया, 16% से बढ़ा के 20% दलितों का, और 1% से बढ़ा के 2% आदिवासियों का। अब ये विजय चौधरी जी कह रहे हैं कि ये तो कानूनी अस्तित्व में नहीं, चूंकि हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। बार बार हम लोग कहते रहे कि 1 दिन का विशेष सत्र बुलाइए, एक नया कानून बनाइए, 65 की जगह 66 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, 85, और केंद्र को भेजिए। दोनों जगह आपकी सरकार है, उसको 9th शेड्यूल में डलवाते तो बहुत हद तक कानूनी अड़चन से बचता। तो कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हम लोगों ने किया। इन लोगों ने तो कभी आरक्षण को नहीं बढ़ने दिया। और आरक्षण का मतलब ये नहीं आप समझें कि हम ये किसी के खिलाफ है, जाति आधारित गणना किसी के खिलाफ नहीं। कितने मैट्रिकुलेट लोग थे, कितने ग्रेजुएट लोग थे बिहार में, अभी अभिरंजन जी भी कह रहे थे युवा लोग हैं, हम लोग तो देख रहे हैं जेनजीज हैं। आपको नहीं लग रहा जहां बीजेपी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर अभी भी इस तरह की बातें आती है जाति आधार, ये ठीक है, मतलब जेनजी समझ रहे हैं ना, मतलब यूथ वोट भी है आपका, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जाति को तोड़ने का काम ये सिर्फ पिछड़े दलित लोगों ने नहीं किया। आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, लैंडलेस लोगों को कैसे गरिमापूर्ण जीवन मिले। आपने राहुल सांकृत्यायन का नाम भी सुना है, आपने राजनारायण जी का भी नाम सुना है। राजनारायण जी को भी नेताजी बुलाते थे लोग, मुलायम सिंह जी को तो बाद में, सुभाष बाबू के बाद राजनारायण जी को भी नेता कहते थे। उन्होंने अपनी सारी जमीन दान कर दी उन लोगों के बीच
जो लैंडलेस लोग थे। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जननायक तो चलिए एक सम्मान है, कंक्लूड कीजिए। लोकनायक की उपाधि लालू जी ने नहीं, हम कह रहे हैं चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री हुए बलिया में, उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय उसका नाम भी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। आप हरियाणा चले जाएं, ताऊ देवीलाल जी की जयंती भी जननायक दिवस के रूप में मनाई जाती है, वो एक सम्मान है। लेकिन कर्पूरी जी इन तमाम उपाधियों से कहीं ऊपर है। उनका जीवन, मैं आपकी बात मान चुका हूं, आपके सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, इसी पर बात होनी चाहिए। हम लोग कर्पूरी जी मैं आपको वापस वक्त दूंगा जिज्ञासु भाई, मुझे लोधी भाई के पास जाना है, मैं आपको वापस वक्त दूंगा। अभी आपने कहा कि इतनी सीटों पर यादव, इतनी सीटों पर मुसलमान, यह क्यों आप नहीं बताते हैं कि सबसे ज्यादा 24 महिलाओं को टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया? ये भी बढ़िया बात है। रत्नाकर जी जल्दी से 30 सेकंड दे पाऊंगा, लोधी भाई आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी 30 सेकंड में आप जल्दी से जवाब दीजिए। कोटा हो, सभी जाति बिरादरी के महिलाओं को हमने जिज्ञासु भाई वापस मौका दूंगा ना, वापस मौका दूंगा। 30 सेकंड। रत्नाकर जी, लोधी भाई आपके पास आ रहा हूं, उसके तुरंत बाद 30 सेकंड दीजिए बस मुझे। रत्नाकर जी प्लीज। देखिए, ये पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पहले अपने संगठन में ही सुनिश्चित कर लीजिए कि पिछड़े और अति पिछड़े जो है उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा हो। आपने जो टिकट दिया है उसमें आधे से ज्यादा सिर्फ 2 वर्ग को आपने वो टिकट दिया, जिसमें एक यादव है और एक मुसलमान, जो 70 से ज्यादा, 143 में 70 से ज्यादा वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहां गई आपकी वो 36 जो कह रहे हो? भाई मैंने तो भारतीय जनता पार्टी में देखा, उसमें भी आपने मात्र सीट सवर्णों को दी है। अब यही तो मैं बोल रहा हूँ, जाति में आएंगे तो इन सारी चीजों में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, रत्नाकर भाई प्लीज जल्दी से देखते हो। रत्नाकर जी प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका मुसलमान ने? नहीं, एक भी मुसलमान को पिछले 10 साल से अपने टिकट दिया है क्या? नहीं, आप नाटक कर रहे हैं, आप जमहूरियत चला रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास किस बात का घोषणा कर रहे हैं? कहाँ है आपका सबका विश्वास, कहाँ है आपका सबका प्रयास? लड़के ओसामा को आपने आए दिन आप मुसलमानों को नीचे ढाते हैं, कभी वक्त के नाम पर, कभी बुर्का के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर। ओसामा जंगल राज लाएगा कि राम राज्य लाएगा, बताइए। ये जनता का राज है, जंगल राज आप लोगों का है, जहां 16 लाख करोड़ रुपए आप दोनों की बात आ गई। रत्नाकर जी मैं आपको भी मौका दूंगा, जिज्ञासु भाई आपके पास भी आऊंगा। लोधी साहब, विशाल लोधी साहब आप ही के साथ हैं। विशाल भाई प्लीज, नाउ यू हैव टू बी ऑन स्क्रीन। लोधी भाई, विशाल जी प्लीज मुझे बताइए। विशाल जी मैं ये चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूँ। रत्नाकर जी मैं आपको मौका दूंगा, आपको मैंने टेक दिया, उसके रिएक्शन का वक्त दिया था मैंने। एक बार लोधी भाई के पास हुआ हूं, आप ही का शो है, यहां पर डेमोक्रेसी रहेगी। लोधी भाई प्लीज। लोधी भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जी पहुंचे बिहार में, 17 तारीख को पहुंचे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, बहुत शानदार निकली वो यात्रा, बहुत शानदार निकली। उसके बाद लगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भी हाई हो गया, तस्वीरें भी मैंने खूब देखी। फिर उसके बाद मैंने कई एक्सपर्ट से बात करी सीट शेयरिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आरजेडी पिछली बार 144 145 पे लड़ी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 144 होगा नंबर। इस बार वो एक सीट घटकर 143 पर लड़ रही है। इसके अलावा आपके जितने भी साथी हैं, चाहे सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, आईआईपी हो गए, वीआईपी साहब आपके साथ आ गए, वीआईपी जी, लेकिन इकलौती कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 2020 से कम सीटों पर लड़ रही है। आपको नहीं लगता कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर इसमें जो जोश हाई करने का काम राहुल जी ने किया था, उतना जोश हाई है अब भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर ग्राउंड पर? सच बोलिएगा प्लीज, इट्स अबाउट कांग्रेस। देखिए, जहां तक आज पूरे देश की जो आवाज है हमारे आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, आज चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या देश का कोई भी कोना हो, आज उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जावान और तेजी से कांग्रेस के प्रति जमीन पर लड़ने का काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को हम जनमानस में पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और बात रही जहां तक डिबेट में भी पिछड़ों की और दलितों की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से पिछड़े और दलित शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है। खुद कर्पूरी ठाकुर ने जब 1978 में जब 26% आरक्षण जब बिहार में लागू किया, जब उन्होंने सामाजिक न्याय की एक शानदार स्वर्णिम नींव रखी, तो इन्हीं के जो पूर्वज थे, इनके वैचारिक जो इनके पूर्वज थे, आरएसएस जो जनसंघ के लोगों ने खुलकर बिहार में उनका विरोध करने का काम किया। जब कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की मांग की, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा बता रहे थे। और आप खुद देखिए, जहां तक बिहार की बात है, जब बिहार में जाति जनगणना हुई तो पिछड़े, दलित, अतिदलित, आदिवासी आरक्षण को 69% विधानसभा में प्रस्ताव नवी अनुसूची में क्यों नहीं जोड़ा गया, उसको नवी अनुसूची में जोड़कर उसको सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की बात कर रही है, जिसके कार्यकाल में आज सबसे ज्यादा
यदि किसी पे अपराध हो रहा है, यदि कोई अपराध की चपेट में आ रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं? वो वही दबे कुचले गरीब वंचित शोषित वंश के लोग हैं, वही पिछड़े लोग हैं, वही दलित लोग हैं, वही आदिवासी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए आज बड़े बड़े महापुरुषों को गोद लेने का प्रयास कर रही है, मगर आज क्या ऐसा कोई इनका महापुरुष था जिन्होंने दलित शोषित वंचित और आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया हो? इनके इतिहास में या इनके भविष्य में ऐसी कोई भी इनके नेता का बयान था जो दलित और शोषित की बात करता नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आज आप खुद देखिए, पूरे देश में आरक्षण के नाम पर जो लूट हो रही है, आरक्षण के नाम पर जो धोखा हो रहा है, जातीय जनगणना को जो इनके नेताओं को आपकी सारी बातें मैंने नोट कर ली उसको अर्बन लोधी भाई, एजेंडा बताया जा रहा है। आपकी सारी बातें मैंने नोट कर ली लोधी भाई। चरित्र है विशाल भाई, आपकी सारी बातें मैंने नोट कर लिया, आप ही बोलेंगे। लेकिन विशाल भाई मुझे बताइए, ये मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस की भूमिका मजबूत तो होनी चाहिए, मैं वो पूछ रहा हूं। कांग्रेस की भूमिका इंडिया ब्लॉक इन बिहार कितनी मजबूत? और मैं पूछ रहा हूं कि युवा जेनजीज बार बार कनेक्ट कर रहे थे राहुल गांधी जी से, वो पूछ रहे हैं वेयर इज हाइड्रोजन बॉम्ब? हाइड्रोजन बम कहां है? राहुल जी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, कहां है वो बॉम्ब? अरे वो बम का आपको असर नहीं दिखा पूरे देश में? आज भारतीय जनता अरे वो बोला उन्होंने एटम बॉम्ब, फिर बोला हाइड्रोजन भी फोड़ूंगा, वो पूछ रहा हूँ। आज पूरे देश में इसके जुमले को आम जनता पहचान गई है। आज पूरे देश का आम जनमानस जानता है भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको बिल्कुल नहीं निभाती है। और आज पूरा देश ये भी जान गया है भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ गठबंधन करके क्षेत्रीय दलों में प्रदेश में आती है उनको पूर्ण से खत्म करने का काम करती है। आज देश का युवा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। आपको कांग्रेस और गठबंधन की रैलियों में साफ साफ दिख रहा होगा युवा किसकी आवाज को बुलंद नहीं, कर रहा है। मैं विशाल भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैंने राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा 1 भी कवर की, न्याय यात्रा 2 भी कवर की। बिहार में 17 तारीख, मैं बता रहा हूं आपको, 17 तारीख से शुरू थी, वो मैंने देखी, बहुत शानदार रिस्पॉन्स था। उसके बाद सीटें कम हुई। मैं कह रहा हूं आम कांग्रेसी कार्यकर्ता इन बिहार खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। और क्या राहुल गांधी इज सेटिस्फाइड? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं राहुल गांधी जी नहीं है सेटिस्फाइड। आपसे पूछ रहा हूं, आप तो पार्टी के आदमी, क्लियर कर दीजिए, मेरे शो से बात क्लियर हो जाए। आज शीर्ष नेतृत्व में जो भी फैसला होता है मतलब राहुल गांधी जी की अनुमति और सहमति के ही अनुसार बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। जो बिहार में आप खुद देखिए, आज बिहार में जो भी कांग्रेस की स्थिति है इतनी मजबूत स्थिति है कि तभी आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अलग अलग बयान देके बौखलाहट उनकी साफ साफ दिख रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार में आने वाले समय में कौन सी स्थिति होने वाली है। आज महिला इनके विरोध में खड़ी है, किसान इनके विरोध में खड़ा है, युवा इनके विरोध में खड़ा है, एक बिहारी का बच्चा इनके विरोध में खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि बिहार को दो ठीक है, राहुल गांधी की आवाज मजबूत है, कांग्रेसी कार्यकर्ता मजबूत है, ये मैसेज यहां से जाना चाहिए था, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछे। विशाल भाई, जनता के पास ये बातें गई है कि कांग्रेस एकजुट है, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, राहुल गांधी सेटिस्फाई है। प्लीज सर आप आ जाइए अब। अभिरंजन सर प्लीज। अभिरंजन सर, वैसे तो मैं जान रहा हूं आपने तीनों ही पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस की बातें सुन ली, प्रवक्ताओं की बातें सुन ली, उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे, लेकिन आपने जो फैक्टर मुझे दे दिए ना, ईबीसी, ओबीसी, बिहार के चुनावों में जो लोग देख रहे होंगे ना, समझ रहे होंगे, वो देख रहे हैं कि इन दोनों ही फैक्टर्स को, चाहे वो ईबीसी हो चाहे वो ओबीसी हो, इनकी गोलबंदी होती हुई नजर आ रही। क्या ये इस बार के चुनावों का सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है क्या? नहीं, फैक्टर तो कई हैं। जैसे आज आपने पीएम की रैली सुनी होगी, अमित शाह जी की भी रैली आपने सुनी होगी, और लगातार एनडीए के लोगों की बातें आपने सुनी होगी। वो बार बार जंगल राज की भी बात उठा रहे हैं, पलायन की भी बात जो है जनसुराज पार्टी के भी लोग उठा रहे हैं, भाजपा और अन्य दलों के लोग भी उठा रहे हैं। अब ये ईबीसी ओबीसी का मामला ये है कि देखिए, ईबीसी और ओबीसी में भी आपको 2 कैटेगरी बिहार के अंदर करनी पड़ती है। एक गैर यादव ओबीसी प्लस ईबीसी का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, और दूसरा जो है यादव के साथ मुस्लिम को जोड़कर जो है कॉम्बिनेशन आरजेडी ने बना रखा है, ठीक है। तो चूंकि क्या है, यादव और मुस्लिम दोनों ही डोमिनेंट, मैं ये कहते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं जाति पाति इन चीजों में यकीन नहीं रखता, और मेरी टिप्पणी किसी जाति के समर्थन या विरोध में समझ में आ रहा है। हाँ, बोलिए। लेकिन आम धारणा जो बिहार के अंदर है वो ये है कि यादव और मुस्लिम ये दोनों कम्युनिटीज काफी डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, और उसका जो 1990 से 2005 के बीच की जो बातें कही जाती हैं, इस बात को शायद जो है वो 15 साल का जो कार्यकाल है उसको कहीं ना कहीं पुष्टि देता है, और इसके कारण जो है गैर यादव ओबीसी का और ईबीसी का दोनों की गोलबंदी हुई। नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में खास करके, एक तो ओबीसी में देखिए कि यादव के अलावा कुर्मी कोयरी जो है वो काफी प्रमुख और बड़ी जातियां हैं
जिनका प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। और ये जातियां आप जानते हैं कि करीब करीब जो है नीतीश कुमार के साथ एकजुट है, जैसे कि यादव जाति जो है तेजस्वी के साथ एकजुट है। और नीतीश कुमार ने क्या किया कि 36% ईबीसी जातियों का जो एक समूह तैयार किया बिहार के अंदर, और उसको खास करके पैम्पर करने का काम किया, उसके हितों को उसके इलाकों में काम करने का, विकास के प्रोजेक्ट ले जाने का, और तरह तरह से जो उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। तो उसके कारण जो है एक तो उनके भीतर जो यादवों के खिलाफ एक जो गुस्सा था, तो वो सारी चीजें हैं। तो एक गोलबंदी देखिए होती है बिहार में, वो ये होती बात सच है, लेकिन बिहार में मुद्दे कई हैं, मुद्दे कई सारे, और मैं तो ये चाह रहा हूँ वो सारे मुद्दों पर एक आम बिहारी कितना स्मार्ट है वो सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। बिहार इकलौता ऐसा राज्य 24/7 पॉलिटिकली एक्टिव राज्य। अब इस सेशन की शुरुआत, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में आ गया हूँ, जल्दी जल्दी मैं आऊंगा आपके पास। रत्नाकर जी प्लीज आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा, आपने अपने पिछली बातों में कहा था कि हम लोग ज्यादा जाति पाति में पढ़ते नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एम आई करेक्ट? मैं ठीक हूं? जी रोहित जी, देखिए अभी हमारे ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग जो है पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों का ध्यान नहीं रखते। मैं इनको एक चीज, ये शायद अनभिज्ञ हैं इस बातों से कि आज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक अगर किसी को प्राथमिकता दिया है तो ओबीसी और दलित और पिछड़े जातियों को प्राथमिकता दिया है। आप चाहे राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी समाज से आती हैं, वो देख लीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। तो तमाम जो बिहार में जो टिकट वितरण हुआ अब तक, उसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व सवर्णों का नजर आया, ये भी बोलिए रत्नाकर जी, क्लियर रहते ना। तमाम जो संवैधानिक पदों पे हमने पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता दी है और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, जो आरजेडी के प्रवक्ता महिलाओं के बारे में कह रहे थे कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया। 24 टिकट दिए कह रहे हैं। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि महिलाओं के लिए जितना सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है बिहार प्रदेश में तो वह एनडीए गठबंधन ने किया है। 30% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया है सरकारी नौकरियों में, महिलाओं के लिए किया गया, ये एनडीए ने किया है। 50% पंचायत स्तर पे आरक्षण का, रिजर्वेशन का काम जो है वह किया गया है, वह एनडीए की सरकार में किया गया है। 10-10 हजार दीदियों को उनके अकाउंट में दिया गया है, यह एनडीए की सरकार ने किया है। तो महिलाओं के लिए हम सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं, और हम जितना काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं करे। इनसे पूछ लीजिए ये क्या कहते थे रत्नाकर जी, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला था, मैंने जो शुरू किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लाइन है ना भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, है कि नहीं है? सच बताइएगा, यही लाइन है? बिल्कुल ये है और आगे भी रहेगी। तो फिर गिरिराज सिंह जी ने जब कहा, गिरिराज सिंह जी मंच पर आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। नमक हराम कौन? देखिए वो लोग हैं नमक हराम, मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गिरिराज जी करते लेकिन हैं। कुछ ऐसे वोटर हैं जो सरकार अगर विकास पसंद है और विकास की नीतियों को वह जन जन तक पहुंचाती है, और जो सरकार का मुख्य काम है कि उनकी जो है प्रगति करना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, वो करने के बावजूद भी वो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो जंगल राज को बढ़ावा देते हैं। मगर रत्नाकर जी, ये तो उनका अधिकार है ना, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है। कोई भी सेवक, मतलब मैं, आप, हम सब, कोई भी बड़ा नेता, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, तो कोई भी सेवक किसी को गाली कैसे दे सकता है? मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता है, लेकिन मैंने आपसे शुरुआती में ही कहा कि इस तरह के शब्द से परहेज रखना चाहिए अगर आप राजनेता हैं तो, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और अच्छी बात है। गिरिराज सिंह समझे इस बात को, बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसे देखे गए हैं जो तमाम हित का कार्य करने के बावजूद, तमाम नीतियों का भुक्तभोगी होने के बावजूद, सुविधा उठाने के बावजूद भी वह ऐसी पार्टियों को चुनते हैं जो जंगल राज की मानसिकता से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है उन्होंने इस तरह की बातें कही है। रत्नाकर जी, ये क्योंकि विषय ऐसा था ना, इसलिए मैंने चाहा कि जनता के बीच चली जाए, बात क्लियर आ गई। रत्नाकर जी ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। हमने तो शुरुआत में ही देखा ना, कभी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली, कभी कुछ, वो चीजें बिल्कुल कंडेमेबल है। प्लीज जिज्ञासु भाई आप आ जाइए, मैं जल्दी जल्दी कमेंट्स लूंगा। जिज्ञासु भाई प्लीज आप मुझे बताइए, यूथ कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, जेनजीज कनेक्ट कर रहे हैं आपसे? क्योंकि जब आस पड़ोस में कहीं बात हो रही थी तो कुछ बातें चल रही थी, तेजस्वी जी कह रहे हैं, मैंने फैक्ट चेक किया, तेजस्वी जी ने कहीं नहीं कहा था, जेनजीज का वर्ड यूज नहीं किया था।
लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरी तरफ से बार बार क्या हो रहा है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज। दूसरी तरफ ये नारा भी पुराना नारा पता नहीं कहां से सामने आ गया, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। इसको लेकर भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। जनता के बीच में खासकर यूथ इन चीजों से कनेक्ट कर रहा होगा खुद को। जयंत भाई अनम्यूट कीजिए खुद को, जयंत भाई अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, मैंने कहा चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों कि प्रौढ़ हों, हर आयु समूह के लोग तेजस्वी जी को लेकर बहुत ही आशान्वित हैं कि एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी अतीत पर प्रलाप नहीं करते, और विरोधियों का जो काम है कहना, वो चाहे हमारी छवि को कितना ही धूमिल करके दुष्प्रचारित करते रहेंगे, उससे हमारे वोटर पर असर नहीं पड़ता है। बल्कि ये हम चाहते हैं ये हमको गालियां दें। मोदी जी जितनी गालियां हमको देते हैं, हमारे लोग उतना हमारे पक्ष में लामबंद हो जाते हैं। तो हम तो आपसे भी रोहित जी अपील करेंगे कि आप जितना डिबेट इन निगेटिव चीजों पर इन लोगों से बुलवाएंगे, हमारा ज्यादा आप हित करेंगे। नहीं, पर जंगलराज बोल रहे हैं, हम तो बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार का नव निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है। और तेजस्वी जी की अगुवाई में पूरे बिहार के अंदर हर सामाजिक समूह के लोगों के साथ और हर क्षेत्रीय जो असंतुलन बिहार में है, चाहे बाढ़ प्रभावित हो या कहीं पर जल निकासी का काम ठीक से नहीं होता है, किसान हो, मजदूर हो, ठेला लगाने वाले हो, बुनकर भाई हो, मछुआरे हो, इन सब के उत्थान के लिए काम करेंगे। ये बात तो और आप यही ठीक कह रहे हमारा हैं। लक्ष्य है और इसको लेकर हम बहुत स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। ठीक है। हम नकारात्मक चीजों में नहीं पड़ते। ठीक है विशाल भाई, आप जल्दी से आ जाइए। विशाल भाई, मैं पता है आप सोच रहे होंगे कि रोहित भाई क्या बात कर रहे हैं। मैं बार बार मैं पूछ रहा हूँ राहुल जी कहाँ हैं, एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं, बीजेपी मिस कर रही है, क्योंकि राहुल जी आएंगे, तमाम माहौल बनेगा, कार्यकर्ता एक्टिव होगा, फायदा आप ही लोगों को होगा। इसलिए हर कोई पूछ रहे हैं वेयर इज राहुल गांधी, कब आ रहे हैं बिहार में? वोटर अधिकार यात्रा के बाद नहीं आए। पूरे देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी जो है वो जितने भी देशवासी उनके दिलों में राज करते हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी ही ऐसे पूरे देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित, अरे विशाल भाई, ऐसे राज करके क्या सत्ता में आप 99 पे ही पहुंचे हैं अभी, बुलंद करने का काम किया है। और आज राहुल गांधी ही ऐसे हैं जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी के पसीने को छुड़ाने का काम किया है, उनके झूठ पर नकाब करने का काम किया, उनकी वोट चोरी को जनता के सामने लाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई पिछड़ा और दलितों का चेहरा लगाने से पिछड़े दलित को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों के चेहरों के नाम पर लूटने का काम कर रही है। आज पिछड़ा जानता है कि जनजात पिछड़ा कौन है, राजनीतिक पिछड़ा कौन है। आज यही जेडीयू और बीजेपी के 2 दशकों के कुप्रबंधन के कार्यकाल में बिहार गरीबी रेखा के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आज बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आदिवासी पे अत्याचार हो रहा है। आज यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश है, जहाँ के भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, वहां पे दलित पिछड़ों को मूत्र पिलाने का काम किया जा रहा है, उनको नग्न अवस्था में बाजार में घुमाने का काम किया जा रहा है, मंदिर जाने से रोकने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दलित और पिछड़ों का जो प्रेम है ना, वो दलित और पिछड़े इनसे अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता उल्टे खड़े हो जाए। आज पूरे देश में जान चुका है कि दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचित की आवाज राहुल गांधी है। और बिहार में आप देख लीजिएगा जिस तरह युवाओं ने ठान लिया है कि उनको राहुल गांधी को पता है और इन भारतीय जनता पार्टी गिरगिट संस्कृति वालों को बिहार की राजनीति से भगाने का काम करना है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार का युवा करने जा रहा है, वहां के बाकी करने जा रहे हैं, वहां के लोग करने। इंतजार करो राहुल जी नजर आए, एक्टिव हो तो मजा आ जाए, फाइट भी तो, टक्कर भी तो इंटरेस्टिंग हो। अभिरंजन सर प्लीज आप आइए। अभिरंजन सर, अभी आपने सुना लोधी साहब को, लोधी साहब कह रहे हैं राहुल गांधी इज द ओनली वन जिसने प्रधानमंत्री के पसीने छुड़ा दिए। प्रधानमंत्री के तो बैक टू बैक दौरे हैं, बैक टू बैक एड्रेसल्स हैं इन बिहार। वेयर इज राहुल गांधी? ये फैक्टर है कहीं? और मुझे एक चीज और बताइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कंक्लूजन पे हूं, अभी तस्वीर क्या बन रही है? इट्स नीतीश वर्सेस आरजेडी, इट्स नीतीश वर्सेस महागठबंधन, और सबसे बड़ी इमेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल। नहीं, देखिए, मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब दे दूं। राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी कहाँ हैं ये तो स्वयं राहुल गांधी जानते होंगे, लेकिन ये बात सच है कि वोटर अधिकार यात्रा को जितने जोशो खरोश से उन्होंने बिहार में किया,
और बिहार में उनके पक्ष में एक लामबंदी भी हुई, ये स्वीकार करना चाहिए। हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही, हाँ। लेकिन बिना हाइड्रोजन बम फोड़े वो वोटर अधिकार यात्रा के बाद जा चुके हैं बिहार से, और जा चुके हैं तो अभी तक दोबारा नहीं आए। बीच में पीएम कई बार आ गए, अमित शाह कई बार आ गए, नीतीश कुमार जिनको बीमार कहा जा रहा था वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी दानापुर में मैं उनको सुन रहा था। लेकिन राहुल गांधी जो इतने बड़े नेता है, वन एंड ओनली, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसके ठोस कारण है। देखिए, अगर आप समय देंगे तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूं। बोलिए। पहली बात तो यह है कि वो चाह रहे थे कि भाई बिहार में एक बढ़िया अलायंस बने, एक मजबूत अलायंस बने जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी कुछ हिस्सा हो, दमदार हिस्सा हो, और आरजेडी को भी वास्तव में वो मजबूत करना चाह रहे थे। और गठबंधन को राहुल गांधी, मेरी जो जानकारी है, मजबूत ही करना चाह रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो सबसे बड़ा नेता है महागठबंधन का, उसका चित्र आपने देखा कि कल जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके पोस्टर से गायब था, पृष्ठभूमि से उसी का चित्र गायब था। एको हम द्वितीय नास्ती, केवल तेजस्वी यादव जी वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी नहीं थे उसमें। अच्छा, उसके बाद देखिए कि राहुल गांधी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पे लड़ा। इस बार उन्होंने कहा कि भाई मुझे 60 सीटें तो दे दो। लगभग 60 सीटों की उन्होंने जो है उम्मीदवारों की सूची जारी की। उस पर भी जो है जो 10 फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं, उसमें 7-8 जो है कांग्रेस की सीटें हैं। मतलब आप सोचिए कि उस 60 में भी इन्होंने फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस ने जहां जहां पर खड़ा किया, 7-8 सीटों पर देखिए उतार दिया उम्मीदवार। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का राहुल गांधी का सम्मान कहां है गठबंधन में। अब स्थिति ये पैदा हो गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है कांग्रेस के नेताओं का। यही तो मैं पूछ रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई आपने हमें न्याय कहां दिलाया महागठबंधन में। जो इनके प्रभारी हैं कृष्णा अलागरू, उनका एक दिन एयरपोर्ट पे और अभी कल भी मैं देख रहा था 2-3 बार उनका तगड़ा विरोध हो चुका है। तो अब आप सोचिए अंत में उनको अशोक गहलोत को भेजना पड़ा। राहुल गांधी स्वयं, इसलिए तो मैं लोधी भाई से पूछ रहा था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि नहीं, राहुल जी इतने ज्यादा खुश भी नहीं है, इसलिए इतने एक्टिव भी नजर नहीं आ रहे। हालांकि वो अपने अपने फैक्टर है, इंडिया ब्लॉक का अपना परिवार है, वो किस तरीके से संभालेगा। मेन ये है कि जनता के मुद्दों पर कौन क्या बात कर रहा है और जनता के दिल में किसकी बातें घर कर रही हैं। आप जैसे एलीट पैनलिस्ट हो ना, 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच अभिरंजन सर, आप जुड़े मेरे साथ। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जिज्ञासु भाई, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू, आप जुड़ते हैं मेरे साथ। लोधी भाई, थैंक यू सो मच, आप आए। रत्नाकर जी, ऑलवेज यू आर वन ऑफ माई फेवरेट फेसेस। थैंक यू सो मच।